हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जावा में वेक्टर कैसे काम करता है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वेक्टर को कब और कैसे यूज़ करना है और एक्चुअल में हमें वेक्टर को हमारे कोड में यूज़ करना है कि नहीं, या फिर वेक्टर की जगह हम कोई और इम्प्लीमेंटेड क्लास को यूज़ करके सेम काम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मेन क्लास बना लिया। अभी आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वेक्टर जावा के सबसे पहली वर्जन में रिलीज कर दिया गया था। तभी जावा में कोई कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करता था। बाद में जैसे जावा 1.2 रिलीज आया, वहीं पे क्या किया गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करा गया और वेक्टर को ऐसे डिजाइन करा गया कि ये लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने लगा। ठीक है, पहली वर्जन पे कलेक्शन था ही नहीं, तो वहां पे ये कोई भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करता था। जैसे ही 1.2 में कलेक्शन फ्रेमवर्क आया, वेक्टर को क्या कर दिया गया, वेक्टर को लिस्ट क्लास का एक चाइल्ड क्लास बना दिया गया। ठीक है, तो वेक्टर और नॉर्मल लिस्ट में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिस्ट, और यहाँ पे हमें जेनेरिक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज मैं इंटीजर टाइप का एक लिस्ट बनाना जा रहा हूँ और इसका नाम देते हैं ए लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अभी यहाँ पे हमें ये सारे क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इक्लिप्स का एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ साथ में दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाया, इसने सारे पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हम एक वेक्टर को कैसे बनाएंगे। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें लिखना है, वही सेम हम लिस्ट इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। हम टाइप ऑफ लिस्ट इंटरफेस बना सकते हैं और एक न्यू एरे लिस्ट की जगह न्यू वेक्टर बना सकते हैं। तो हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम देते हैं सपोज वेक्टर, और यहाँ पे एरे लिस्ट की जगह पे हमें वेक्टर क्लास का इंप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और मैं वापस से कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाने वाला हूँ ताकि ये वाला क्लास भी हमारा इंपोर्ट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हो ये हो चुका है। अभी हम एक काम करते हैं, हम इस दोनों लिस्ट में 10 मिलियन रिकॉर्ड्स मतलब 1 करोड़ रिकॉर्ड्स ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ जो काउंट है 10 मिलियन। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ये 10 मिलियन काउंट डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लिस्ट में भी हम 10 मिलियन रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे और इस पर्टिकुलर वेक्टर में भी हम 10 मिलियन रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे, और हम देखेंगे कि 10 मिलियन रिकॉर्ड्स ऐड करने में एरे लिस्ट कितना टाइम लेता है और वेक्टर कितना टाइम लेता है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप बनाना है, इंट आई इक्वल्स टू 1। आई को हमें 10 मिलियन टाइम्स रन करना है, तो हम लिख सकते हैं आई लेस देन इक्वल्स टू काउंट, क्योंकि काउंट हमने ऊपर में डिक्लेयर करके रखा, और इटरेट करने के लिए आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं ए लिस्ट डॉट एड आई। अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये फॉर लूप रन होने में कितना टाइम लगता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट टाइम को कैप्चर करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर फॉर लूप स्टार्ट होने से पहले, और जैसे ही फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए हम एक बार करंट टाइम का काउंट ले लेंगे, और हम अगर इस दोनों टाइम का अंतर देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि ये फॉर लूप रन होने में कितना वक्त लगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करंट टाइम को हमें एक लॉन्ग वेरिएबल में लेना है। इसके लिए हम लिख सकते हैं लॉन्ग स्टार्ट इक्वल्स टू सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिलीज। तो ये हमें मिली सेकेंड में करंट टाइम स्टैम्प दे देगा। ठीक है, और वही हम इसको दोबारा कैप्चर करते हैं ये फॉर लूप खत्म होने के बाद, और यहाँ पे हम इसको एंड देते हैं नाम इसका। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट का प्रिंट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एरे लिस्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमें ये करंट जितना भी टाइम लगा इस पर्टिकुलर फॉर लूप को रन होने में, वो वाला टाइम मिली सेकेंड्स में हमें प्रिंट कर देगा। और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे मिली सेकेंड्स भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, अभी हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस एरे लिस्ट में 10 मिलियन आइटम्स ऐड करने में हमें 529 मिली सेकेंड्स लगा। वही हम देखते हैं कि हम वेक्टर में यही 10 मिलियन आइटम्स ऐड करते हैं और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं कुछ नहीं, यही सेम कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और इसके बाद पेस्ट करके थोड़ा बहुत चेंजेस जो करना है मैं कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ऊपर में स्टार्ट और एंड को डिक्लेयर करा, राइट, तो हम इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते सेम वेरिएबल का नेम, लेकिन हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डिक्लेरेशन टाइप डिक्लेरेशन हटा देते हैं।
तो यही ऊपर वाला वेरिएबल के वैल्यू वापस ये सेट करके वापस से इन माइनस स्टार्ट करके ये हमें वैल्यूज़ बता देगा। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिस्ट हम ये वेक्टर में वैल्यूज़ ऐड करने वाले, तो इसको हम चेंज कर देंगे और यहाँ पे एरे लिस्ट की जगह हम वेक्टर लिख देंगे, क्योंकि वेक्टर का टाइम अभी प्रिंट करने वाला है, राइट। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एरे लिस्ट ने जितना टाइम लिया है, वेक्टर ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है, राइट, 10 मिलियन आइटम्स को ऐड करने में। अभी इसको कुछ और बार रन करते हैं। ओके, काफ़ी सिमिलर। ऑलराइट, इस बार वेक्टर ने कम टाइम लिया है। ओके, अभी आप देख सकते हो वापस ने वेक्टर ने ज़्यादा टाइम लिया है। तो हम अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो देख रहे हैं हम कभी कभार वेक्टर थोड़ा सा कम टाइम ज़रूर ले रहा है, कभी कभार वेक्टर थोड़ा कम टाइम ले रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एरे लिस्ट का परफॉर्मेंस बेटर है वेक्टर से, राइट। ये देखिए। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आता है कि वेक्टर कहीं ना कहीं एरे लिस्ट से थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, अभी ये एरे लिस्ट से क्यों स्लो है ये समझते हैं। हम अभी क्या करेंगे, हम अभी इंस्टेड ऑफ 10 मिलियन आइटम ऐड करने से हम क्या करते हैं, हम अभी एक मल्टी थ्रेड सिस्टम बनाने वाले हैं जहाँ पे 2 थ्रेड्स साइमल्टेनियसली ए लिस्ट में और वेक्टर में वैल्यूज़ ऐड करेगा। ठीक है, 10 मिलियन ईच। हर एक थ्रेड अलग अलग से 10 मिलियन वैल्यूज़ ऐड करेंगे, लिस्ट में भी और वेक्टर में भी, और हम देखते हैं इस टाइम पे परफॉर्मेंस क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ का सारा कोड कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। अभी अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर लिस्ट में या फिर मैं पर्टिकुलर कोई वेक्टर में मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करके मैं वैल्यूज़ ऐड करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद का एक क्लास बनाना पड़ेगा जो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे लिस्ट में वैल्यूज़ ऐड करने के लिए एक नया क्लास बना लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ MT, मतलब मल्टी थ्रेडेड ए लिस्ट, मतलब एरे लिस्ट। ठीक है, फिनिश करते हैं। और हमें क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टी थ्रेड सिस्टम बनाने वाला हूँ, तो हमें या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, ये बोल रहा है कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्योंकि हमें पता है कि रनेबल एक ऐसा इंटरफेस है जहाँ पे एक ही मेथड है रन, और हमें उसको यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन डालना पड़ेगा क्योंकि हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेथड आ चुका है ओवरराइड, और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम हमारा पुराना कोड का थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके ये कुछ लाइन मैं यहाँ से चुराने वाला हूँ, जैसे कि ये वापस मैं Ctrl+Shift+O करने वाला हूँ ताकि ये सारे क्लासेस इंपोर्ट हो जाए। और यहाँ पे जैसे कि हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल थ्रेड से इस ए लिस्ट पे वैल्यूज़ ऐड करें, ये 10 मिलियन, तो हमें वो ऐड करने का इम्प्लीमेंटेशन रन मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्रेड जब भी रन होगा वही प्रोग्राम रन होगा जो रन मेथड के अंदर है। तो यहाँ पे हम वही फॉर लूप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इस ए लिस्ट में वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम मेन क्लास से इस पर्टिकुलर क्लास का 2 थ्रेड स्टार्ट करेंगे जो ये वाला प्रोग्राम को रन करेगा, और हमारे लिस्ट में फिर 20 मिलियन वैल्यूज़ ऐड होंगे, राइट, इंस्टेड ऑफ 10 मिलियन, क्योंकि 2 थ्रेड 10 मिलियन ईच वैल्यूज़ ऐड करेगा, तो 2 थ्रेड को मिला के 20 मिलियन वैल्यूज़ ऐड होंगे। ठीक है, इसके लिए मैं मेन क्लास में आ गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सपोज वेरिएबल का नाम देते हैं mlist इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, और हमें अगर यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे एज ए पैरामीटर ये ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग कैसे काम करता है पता नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं मल्टी थ्रेडिंग के लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे हम ये mlist पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि 2 थ्रेड बने, तो मैं इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इस थ्रेड को कहते हैं T2। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये T1 T2 बोथ को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे ये थ्रेड स्टार्ट नहीं होंगे, राइट। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं T1.start और फिर T2.start। ठीक है,
और हमें पता है कि ये दोनों थ्रेड अगर अपना काम खत्म कर दे तो हमें वो पूरा कंट्रोल वापस मेन थ्रेड में देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें T1.join और T2.join भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये पूरा ऑपरेशन जो है, मतलब दो थ्रेड्स हमारे लिस्ट में वैल्यूज़ ऐड करें, ये इसका पूरा टाइम स्टैम्प हम कैप्चर करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले क्या टाइम स्टैम्प था और उसके बाद क्या टाइम स्टैम्प होने वाला है, और हम उसको वापस से माइनस करके देखेंगे कि दो थ्रेड्स अगर 20 मिलियन वैल्यूज़ ऐड करना चाहे हमारे पर्टिकुलर एरे लिस्ट के अंदर तो उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं वापस नीचे से ये वाला लाइन चुराने वाला हूँ और यहाँ पे इसका एंड भी डिक्लेयर करते हैं और हम इस पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट को भी चुरा लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो थ्रेड्स बना लिए जो 10 मिलियन ईच वैल्यूज़ ऐड करेगा हमारे एरे लिस्ट के अंदर, जो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा हुआ है इस लिस्ट के अंदर। और हम देखते हैं कि ये 20 मिलियन टाइम्स ऐड करने में कितना वक्त लगाता है, ठीक है। लेकिन इसको रन करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम चीज़ वेक्टर क्लास हमारे वेक्टर में भी मैं कोशिश करता हूँ कि दो थ्रेड जाके हमारे वेक्टर में भी सेम काम करे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ सपोज मल्टी थ्रेडेड वेक्टर। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ मल्टी थ्रेडेड वेक्टर एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। और ये वही रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा और हमें यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भी ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए वापस मैं मेरे मेन क्लास में जाने वाला हूँ और कुछ लाइन ऑफ कोड चुरा लेते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर का डिक्लेरेशन मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, मैंने डाल दिया, और काउंट भी ले लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं ताकि ये क्लासेस इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। और वापस हमें यहीं पे ये फॉर लूप को रन करना है, लेकिन इंस्टेड ए लिस्ट यहाँ पे वेक्टर होगा, राइट, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर वेक्टर में वैल्यूज ऐड करनी है, ऑलराइट। और यहाँ पे ऐप स्टार्ट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यही सेम चीज़ जो मैंने उस क्लास के लिए बनाया वही मुझे एम्प्टी वेक्टर के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और फिर नीचे आके पेस्ट करके थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा एम्प्टी वेक्टर होने वाला है, ये भी ठीक है। T1 T2 के जगह मैं यहाँ पे T3 और T4 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे हम ऊपर वाले स्टार्ट और एंड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन हटा देते हैं और हटाने के बाद यहाँ पे हम वेक्टर लिख सकते हैं ताकि प्रिंट में क्लैरिफिकेशन आए, ठीक है। तो हम वापस से एक बार कोड को गो थ्रू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें इसको नॉट एम लिस्ट, क्योंकि एम लिस्ट हमने ऊपर में डिक्लेयर करा है, तो यहाँ पे हमें एम वेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी को हमें इस थ्रेड क्लास के पैरामीटर में भी पास करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एरे लिस्ट के अंदर अभी 20 मिलियन वैल्यूज़ ऐड होने वाले हैं दो थ्रेड से, वही हमारे वेक्टर के अंदर भी दो थ्रेड से 20 मिलियन वैल्यूज़ ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखते हैं एरे लिस्ट में कितना टाइम लगता है और वेक्टर में कितना टाइम लगता है 20 मिलियन वैल्यूज़ ऐड होने में। ओके, तो वेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, इसको वापस से रन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा वेक्टर में टाइम लगा है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आया है, बोल रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि वेक्टर क्लास जो है वो थ्रेड सेफ है, वो खुद सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब अगर मल्टीपल थ्रेड्स कोई भी ऑपरेशन करने के लिए एक वेक्टर के पास पहुँचे तो एक को वेट करना पड़ेगा जब तक पहला वाला उसका ऑपरेशन ख़त्म ना कर दे, ठीक है। वेक्टर खुद सिंक्रोनाइज्ड है, वेक्टर खुद थ्रेड सेफ है, ठीक है। और एरे लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं है। एक पर्टिकुलर मोमेंट में अगर दोनों थ्रेड सेम पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करना चाहे और एक थ्रेड कर देगा, दूसरा थ्रेड कर नहीं पाएगा, या फिर क्या होगा, एक को करने के बाद दूसरा थ्रेड उसका वैल्यू ओवरराइट कर देगा लेकिन टोटल काउंट नहीं बढ़ेगा। मान लो दोनों थ्रेड सेम इंडेक्स पे वैल्यू पुट करने के लिए गया, एक ने कर पाया, दूसरे के लिए वो वाला इंडेक्स तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि जिस टाइम पे ये ऐड कर रहे हैं उसी टाइम पे उसका भी ऑपरेशन चल गया और वो वैल्यू ऐड नहीं कर, दोनों ने साथ एक ही टाइम पे वैल्यूज ऐड करने का कोशिश किया, एक ही वैल्यू ऐड हो पाया, दूसरे का इग्नोर हो गया, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी तरह का हमें स्ट्रैक्टर्स भी दिखना पड़ता है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और टोटल। हम यहाँ पे देख सकते हैं टाइम तो बहुत ही कम लगा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी एक्चुअल में देखते हैं कि दोनों में
20 मिलियन वैल्यूज़ ऐड तो हुए ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट साइज, ठीक है, सपोज। और जैसे ही फॉर लूप हमारा चल के कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे इसके अंदर हम ये साइज ऐड कर देते हैं, साइज को डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि होगा इस पर्टिकुलर ए लिस्ट का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइज इक्वल्स टू ए लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। और यही सेम डिक्लेरेशन हम वेक्टर में भी करते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारे प्रिंट स्टेटमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस देके इसका साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम लिस्ट डॉट साइज, क्योंकि साइज हम वहाँ पे अपने क्लास पे सेट कर रहे थे। और वही यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सेम चीज़ नीचे, और इंस्टेड ऑफ एम लिस्ट हमें यहाँ पे एम वेक्टर से साइज लेके आना पड़ेगा। अभी हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अभी हमें टाइम स्टैम्प के साथ साथ टोटल साइज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका काउंट क्या आया, 20 मिलियन से काफ़ी कम, क्योंकि क्या हुआ, मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम पे सेम इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करने को गया, एक ने कर पाया, दूसरे का इग्नोर हो गया, ठीक है। कॉन्करेंसी हुआ यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू डेटा लॉस हुआ है यहाँ पे, जो कि वेक्टर पे नहीं हुआ। वेक्टर कंप्लीटली थ्रेड सेफ है, राइट। यहाँ पे टाइम तो ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली 20 मिलियन काउंट दे रहा है। इसको काफ़ी बार और रन करते हैं, ओके। आप देख सकते हो टाइम कम लेकिन नंबरी में गड़बड़, 20 मिलियन कभी भी ऐड नहीं कर पाया, राइट। इसने लेकिन 20 मिलियन ऐड कर दिया, ऊपर से कम टाइम भी लिया इसने, ठीक है। वापस से रन करते हैं, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा कम वैल्यूज़ ये दिखा रहा है, राइट। और ये रैंडम है, ये कभी भी कोई भी प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते कब कौन सा वैल्यू आएगा, लेकिन 20 मिलियन नहीं आएगा। ये कॉन्करेंसी है, एरे लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं है, तो कभी भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन वेक्टर पे हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाले। और यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ चुका है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमें अगर एक थ्रेड सेफ लिस्ट चाहिए तो इसके लिए हम वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, राइट। हम कभी भी एरे लिस्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस एरे लिस्ट को एक पर्टिकुलर रैपर से रैप कर सकते हैं जो थ्रेड सेफ हो। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कलेक्शंस डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेथड है सिंक्रनाइज लिस्ट, ओके, जो कि एज अ पैरामीटर एक लिस्ट लेता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो न्यू एरे लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इसी को हम एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये जो न्यू एरे लिस्ट अभी बनेगा ना, ये जो न्यू एरे लिस्ट अभी यहाँ पे बना, ये थ्रेड सेफ होगा, ठीक है। ये कभी भी कंकरेंसी नहीं होगा इस पे, राइट। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एरे लिस्ट अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये वैल्यूज़ 20 मिलियन ऐड कर रहा है, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट को, मतलब ये जो हमारा लिस्ट यहाँ पे बन रहा है, ये अभी सिंक्रनाइज्ड हो चुका है। इसके आगे एक थ्रेड सेफ्टी का रैपर लग चुका है, ठीक है। वापस से रन करते हैं। अब देख सकते हो सेम 20 मिलियन वैल्यूज़, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेक्टर आप एरे लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हो और इसको थ्रेड सेफ बना सकते हो। लेकिन अभी क्या है, आप एरे लिस्ट पे कोई भी मेथड रन करोगे ना, सारे थ्रेड सेफ्टी लेके ही जाएगा, राइट। क्योंकि आपका पूरा का पूरा एरे लिस्ट ही थ्रेड सेफ है। मान लो आप गेट मेथड करना चाह रहे हो, लेकिन गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्करेंट थ्रेड आके सेम वैल्यू को गेट भी करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन वहाँ पर भी स्लोनेस होगा, जब तक एक थ्रेड का काम कंप्लीट नहीं होता है दूसरा थ्रेड आके वैल्यू फेच नहीं कर पाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे कॉन्करेंसी है, क्योंकि गेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आप ये कंप्लीटली पूरा का पूरा लिस्ट को आप थ्रेड सेफ बनाने से एक काम आप कर सकते हो, इसको ना करके, कि आपका जो यहाँ पे ऐड मेथड है ना, इसको आप थ्रेड सेफ बना दो सिर्फ,
कि आप चाहते हो कि मैं जब ऐड करूँ उसी टाइम पे थ्रेड सेफ्टी रहे, बाकी गेट और रिमूव करते टाइम थ्रेड सेफ्टी ना रहे, या फिर आप चाहते हो कोई कुछ पर्टिकुलर मेथड्स में ही थ्रेड सेफ्टी बना रहे, बाकी पूरा का पूरा लिस्ट मुझे थ्रेड सेफ नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा, तो आप पर्टिकुलर मेथड्स को जहाँ जहाँ पे आप कॉल करोगे उसको आप थ्रेड सेफ बना सकते हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर डाल देना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंक्रोनाइज्ड, और यहाँ पे हमें बताना है कि हम कौन से क्लास को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लास का नाम डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और करने के बाद हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना लिए और इस ब्लॉक के अंदर हम ये ऐड स्टेटमेंट को डाल दिए, राइट। ठीक है, तो हमारा अभी ये जो ऐड ऑपरेशन इस लिस्ट के अंदर होने वाला है, इस पर्टिकुलर सिर्फ ऐड ऑपरेशन ही सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब अगर 2 थ्रेड आता है और वैल्यूज ऐड करना चाहता है तो एक थ्रेड को रुकना पड़ेगा यहाँ पे, ना कि हमारा पूरा का पूरा लिस्ट थ्रेड सेफ है। ठीक है, देख रहे हो हमारा पूरा का पूरा लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं है। यहाँ पे मैंने वो पुराना वाला कोड हटा दिया, अब ये नॉर्मल एरे लिस्ट है, लेकिन हमने ऐड मेथड को सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर डाला। तो अभी अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हम सेम गोल अचीव कर लिए, राइट। ये देखिए सेम रिजल्ट्स 20 मिलियन, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमें पूरा का पूरा लिस्ट को थ्रेड सेफ भी बनाना नहीं पड़ा, राइट। वेक्टर कंप्लीटली थ्रेड सेफ है। हम कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट का यूज़ करके भी एक कंप्लीटली थ्रेड सेफ लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन हम अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस बस थ्रेड सेफ रहे, पूरा का पूरा कलेक्शन हमें थ्रेड सेफ नहीं बनाना है, तो आप इस अप्रोच में जा सकते हो। तो अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि कब हमें वेक्टर को यूज़ करना है, कब हमें सिंक्रोनाइज लिस्ट को यूज़ करना है। हमें ना हमेशा सिंक्रोनाइज लिस्ट को ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर बहुत पुराना क्लास है और वेक्टर एक लेगेसी क्लास है और लोग चाहते हैं कि वेक्टर को यूज़ ना करें। भले ही जावा हमेशा बैक एंड कंपेटेबल रहने वाला है, प्रीवियस वर्जन कंपेटेबल रहने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में चाहे जावा का जितना भी रिलीज़ हो, पुराने जावा का कोड कभी ब्रेक नहीं होने वाले, राइट। जावा कभी भी वेक्टर को हटाएगा नहीं। लेकिन रिकमेंडेड यही कि आप वेक्टर को यूज़ ना करो। जब भी आपको सिंक्रोनाइज लिस्ट का ज़रूरत पड़े, अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा लिस्ट वेक्टर की तरह सिंक्रोनाइज्ड हो, तो आप सिंक्रोनाइज लिस्ट को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर चाहते हो कि लिस्ट के ऊपर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस में थ्रेड सेफ्टी बना रहे, तो आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप वेक्टर को इग्नोर कर सकते हो यूज़ करना। ठीक है, रिकमेंडेड यही कि आप वेक्टर को यूज़ ना करो, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि वेक्टर क्या करता है और वेक्टर के सारे काम को आप लिस्ट से कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यही एक तरीका है कि ये चैनल ग्रो कर सके। और अगर आपको कुछ भी टॉपिक में डिस्कशन चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दो, मैं वही टॉपिक कवर कर दूंगा, अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो सारे चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में डाल के जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।